इतने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आप हैं। अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ कि कोई शिक्षा दे पाऊँ। एक कवि, एक लेखक, पूरा श्रेय मेरे पिताजी को है। फिर वो हताश होकर या तो वापस लौट जाते हैं या फिर कहते हैं नहीं, हम पिताजी के पास घर नहीं जाएंगे। अब समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि कोटा में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा, मैंने पहले भी कहा, जीवन से बड़ा कुछ नहीं। सपना पूरा ना हो तो निराश ना हो। मेरी मम्मी पीछे पीछे आई, उनको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। वो नंबर वाकई मेरे नहीं थे। जो एक छोटे शहर के पिता के अरमान, सपने, अपने बेटे को सींचने का जो एक जज्बा होता है कि कुछ बनेगा। मुझे तो अभी भी जो है आशुतोष अग्निहोत्री बनना बाकी है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नीतिपथ के इस खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, एक कवि, एक लेखक, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, और उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है, खास तौर पे यंगस्टर्स, यंग जनरेशन। आज उनसे बहुत सारी बातें जो वो बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक उनकी बात में, हर एक उनके शब्द में आपको जीवन को आगे बढ़ाने का एक सूत्र मिलेगा, एक मंत्र मिलेगा। तो स्वागत करते हैं श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, नमस्कार। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। और एक बार फिर आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है। मैं तो आपसे सर बातचीत करने का और मिलने का बहाना ढूंढता रहता हूँ कि आपकी कविताएं सुन पाऊँ। मेरा स्वार्थ है उसमें, और उस स्वार्थ में ये है कि आप जो लिखते हैं उसमें मुझे लगता है मेरे जीवन को बदलने की क्षमता आपकी लेखनी से बहुत सारी आती है। वहीं से शुरू करें सर। बिल्कुल। इतनी सारी किताबें, मैं तो एक एक किताब आपकी अब पढ़ता जा रहा हूँ। बट लोग कहते हैं, जब अमिताभ बच्चन की बात होती है तो लोग पूछते हैं कि अच्छा बच्चन साहब, एक कोई ऐसी फिल्म जिसको लगता है कि आपने अपने पूरे करियर में, जिसको आप कहते हैं कि हाँ ये सर्वश्रेष्ठ है, ये मुझे लगा ये मेरा सर्वश्रेष्ठ चुनाव था। आपकी कविताओं में आपकी फेवरेट, मैं उसी से शुरू करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अमिताभ जी से ये प्रश्न तब पूछा गया होगा जब वो अमिताभ बच्चन बन गए थे। मुझे तो अभी भी जो है आशुतोष अग्निहोत्री बनना बाकी है। लेकिन फिर भी आपने चूँकि ये प्रश्न किया है, तो अभी तक मैंने 8 पुस्तकें लिखी हैं, और उनमें से 5 अंग्रेज़ी में हैं, 3 हिंदी में हैं। हिंदी की 3 जो काव्य संकलन हैं, उनमें से बहुत सारी कविताएं हैं जो मुझे पसंद हैं। एक कविता है जो मैं दीप बनूं मैं गीत बनूं, जो ओस की थपकी में है। उसमें एक दीप की अभिलाषा है, एक गीत की अभिलाषा है। तो अगर उसे सुनाने की इजाज़त हो तो वो मैं सुनाना चाहूँगा कि मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आँच सही तब दीप बना। मिट्टी में गलकर सांचे में जब मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आँच सही तब दीप बना। शब्दों में सच के आंसू से जब स्वप्न हंसा तब गीत बना। मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। मैं दीप बनूं मैं गीत बनूं, बस इतनी सी अभिलाषा है। मेरी मिट्टी भी पल पल में मिटती पर गीत सुना जाती। मेरी मिट्टी भी पल पल में मिटती पर गीत सुना जाती। कुछ अपनों की, कुछ सपनों की अव्यक्त कहानी दोहराती। क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं। क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं। अविरत सुर ज्योति जगाने में मर मिटने की परवाह नहीं। मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं, मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं। मैं मिटूं तो मिटकर दीप बनूं। मैं उष्म सांस की सरगम संग ठंडे अधरों का गीत बनूं। मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को जगमग ज्योतित कर जाऊं। मैं जीकर जीवन सिखलाऊं। मैं मिटकर जीवन बन जाऊं। मैं मिटकर जीवन बन जाऊं। ये आपकी फेवरेट है? आप सुनाते हुए भाव से भर गए एकदम इसको। शायद अभी तक जितनी लिखी हैं उनमें बहुत सारी हैं जो प्रिय हैं, बट इसे लिखकर
अच्छा लगा था और इसे दोबारा बोलकर और भी अच्छा लगता है। मैं आपके भाव देख रहा था जब आप इस कविता का पाठ कर रहे थे। क्या इसको बोलते वक्त मैं मुझे लगता है शायद मैं उसको महसूस कर पा रहा था कि जब इसको आपने लिखा होगा उस वक्त शायद यही भाव चल रहे होंगे मन में जो आप बोलते हुए भाव आ रहे हैं। क्या ये सत्य है? शायद अगर आपने इस बात को महसूस किया है तो ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि एकदम आप कहते हैं ना कि किसी एक डायलॉग डिलीवरी में ना आज भी वर्षों बाद, मैं बच्चन साहब का बार बार जिक्र इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, मैं जी, उनका बहुत बड़ा जी, फैन जी। हूँ। और बहुत सारे लोग हैं उनके जो फैन हैं। अब आपने जैसे अभी ये कहा तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, इस एपिसोड के कुछ सेकंड पहले भी अगर नहीं देखा होगा अभी समझ गए होंगे कि उन्होंने आपने किसके बारे में बोला। ये आपके वो जो शब्दों का दबाव था, जहाँ प्रेशर पॉइंट्स थे शब्दों पे, तो इसी तरीके से मुझे लगता है वो डायलॉग 30 साल बाद भी जब वो बोलते होंगे तो आंखें भर जाती होंगी, शरीर कांपने लगता होगा। मुझे लगता है ये आपकी ऐसी रचना में आपके शरीर और आपके चेहरे की अभिव्यक्ति देख के लग रहा था कि आपने लिखते वक्त भी इसको ऐसे ही महसूस किया होगा जैसे आप पाठ कर रहे हैं। कविताओं का दौर, लेखनी का दौर, एक इतने वरिष्ठ IAS अधिकारी आप हैं, भारत सरकार में हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, बट ये रुझान शुरू से था? और क्या ये रुझान किसी कारण से था या ऐसा लगा कि नहीं इसको शुरू करना चाहिए, या पढ़ने के समय से ही था कि इस तरह से की कविताएं लिखनी है? साहित्य में रुचि तो बचपन से थी और मुझे याद है कविताओं का लिखना जो है वो शायद स्कूल में ही शुरू हुआ। पहले मैं अंग्रेज़ी में ही लिखता था। हिंदी में पहली बार एक हास्य कविता लिखी थी। हास्य कविता? एक हास्य कविता लिखी थी शायद 8वीं कक्षा में। एक हम लोगों का चैप्टर था, मकान ढूंढने के ऊपर था जी। तो उसी को लेकर मैंने एक हास्य कविता लिखी थी जो जिसे मेरे शिक्षक ने बहुत पसंद किया था और उन्होंने पढ़कर सुनाया था, तो मेरे सहपाठियों ने भी उसे काफ़ी पसंद किया, उससे प्रेरणा मिली। बट साहित्य का जो रुझान बचपन से हुआ उसका पूरा श्रेय मेरे पिताजी को है। वो खुद हिंदी और अंग्रेज़ी के शिक्षक थे। उन्होंने मुझे हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य जो भी सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध था घर में या बाहर में, जो खरीदा जा सकता था अपनी सीमित आमदनी में, उसे मुझे उपलब्ध कराया। और उससे, उस साहित्य से परिचय होने के बाद मुझे जीवन की सूक्ष्मता, उसकी गहराई, उसकी व्यापकता अधिक समझ में आई। साहित्य का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो आपके अंदर के जो मनुष्य होने का जो भाव है उसको बचाए रखता है। तो आज जब भी कोई मुझसे पूछता है कि व्यस्तता के बावजूद आप कैसे लिखते हैं, तो मेरा उत्तर यही होता है कि व्यस्तता है इसलिए लिखने की भी आवश्यकता उतनी अधिक है। क्योंकि अपने आप को मनुष्य बनाए रखने की जो विवशता है या जो चाह है, उसके लिए मुझे लगता है कि लिखना उसमें काफ़ी बड़ा सहायक है। मन में प्रश्न विवशता और चाह के उस थिन लाइन के बीच से आया। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ सर, और आपका अप्रोच जीवन को लेके कि आप जीवन को कितना सुंदर मानते हैं, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। और हम जब जो घटित हो रहा है, जो रोज़ हो रहा है, सुबह उठ के प्रणाम करके हम अगर भगवान को ये कहते हैं कि आज हम जीवित हैं और आज हम जीवित हैं, इसका धन्यवाद। बहुत सारे लोगों से पूछिए सर, जैसे मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि और क्या हाल है, लोग कहते हैं बस जी कट रही है। तो मैंने एक से कहा कि एक ही साथ क्यों नहीं काट देते हो? तो जीवन को बहुत जल्दबाजी में जीने की चाह आजकल ज्यादा हो गई है क्या सर? जल्दी जल्दी जी लें, वो दौर आ गया है शायद। मतलब मेरे ख्याल से ये हर दौर में रहा होगा। जीवन के संघर्ष, जीवन में कुछ पाने की चाह, जो मिला उससे संतुष्ट ना होना, और जो पीछे रह गया या जो नहीं मिला उसके बारे में सोचते रहना, ये तमाम तरह की जो दुविधाएं हैं, ये तो मनुष्य के मन को आज से नहीं, सदियों से उन्होंने घेरा है। मनुष्य की आकांक्षाओं के कारण क्या क्या नहीं हुआ है, युद्ध हुए हैं, संघर्ष हुआ है, तो मनुष्य का दुख भी उसी की उपज है। टुकड़ों में बटा हुआ जीवन या जल्दबाजी में जिया हुआ, मैं तो समझता हूँ कि शायद उसे जीवन कहना ही उचित नहीं होगा। और आपने कहा ही कि ठहराव के साथ या बिना किसी चाह के जब जीवन जिया जाए तो उसका आनंद ही कुछ और होता है।
इस पर मैंने एक कहानी सुनी थी जो ओशो के किसी प्रवचन में थी, तो 2 मिनट में उसे सुनाना चाहूँगा। वो है 2 पत्तों की कहानी। एक पत्ता है जो पेड़ से टूट कर गिरता है और वो झरने में गिरता है और बोलता है कि मेरा तो जन्म हुआ है इस झरने के बहाव को रोकने के लिए। मैं देखता हूँ ये कैसे जाकर नदी में मिलता है। और वो पत्ता अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उस झरने के वेग को रोकने का प्रयास करता है। टेढ़ा होता है, फिर और संघर्ष करता है, लेकिन झरने को तो नदी में मिलना था। झरना नदी में जाकर मिलता है, पत्ता भी उसके साथ नदी में जाता है। अब बोलता है कि अब मैं नदी में तो मिल गया ये झरना, लेकिन अब इसको सागर में नहीं मिलने दूंगा। वो फिर पूरी अपनी शक्ति लगाता है उसको रोकने के लिए, फिर नहीं रोक पाता। नदी सागर में जाकर मिल जाती है और वो पत्ता भी कहीं खो जाता है। दूसरा पत्ता गिरता है, वो बोलता है मेरा जन्म हुआ है इस झरने को सागर तक ले जाने के लिए। और वो सीधा होता है, बोलता है देखो ये झरना बह रहा है तो मेरे कारण, अब नदी में जाकर मिलेगा। अब नदी में जाकर मिल गया है तो इसे सागर में भी मैं ही मिलवा दूंगा। और वो नदी भी जाकर सागर में मिल जाती है, पत्ता, वो पत्ता भी वहीं विलीन हो जाता। तो ना पहले पत्ते की सामर्थ्य थी उस झरने को रोकने की, और ना दूसरे पत्ते की सामर्थ्य थी उस झरने को सागर में ले जाने की। लेकिन दोनों की यात्रा में कितना अंतर था। एक पूरे समय संघर्ष करता रहा, दुख में रहा, दूसरा पूरे समय आनंद में रहा। तो शायद दूसरे तरह के पत्ते होने की अभिलाषा है। आप इस पूरी बातचीत का ये जो हिस्सा था, मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि आप जब लिखते होंगे तो आप सोचिए ये पूरा कैनवस, जीवन का ही जो पूरा कैनवस है, उसको अलग अलग रंगों से रंगने का पूरा सामर्थ्य आपके भीतर है। अब आप कौन सा रंग उठाते हैं या उसको बदरंग या बेरंग रहने देना चाहते हैं, ये तो आप पे निर्भर करता है। बिल्कुल, पूरी तरह से। बिल्कुल। मतलब मेरा मानना है, और बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत जगह लिखा भी गया है कि मनुष्य का न किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण है और न परिस्थितियों के ऊपर कोई नियंत्रण। अगर कहीं नियंत्रण है तो अपने ऊपर है, और इसीलिए आप सिर्फ अपना रिस्पॉन्स कैलिब्रेट कर सकते हैं। 2 व्यक्ति होंगे, एक ही परिस्थिति जो है या एक ही व्यक्ति उनके अंदर 2 तरह के भाव जगाती है। एक विचलित हो सकता है, दूसरा उसमें भी शांत रह सकता है। तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि अपने आप को शांत और संयत रखें। जीवन किसी भी चीज़ से, किसी भी अभिलाषा से, किसी भी कठिनाई से, किसी भी संघर्ष से बहुत बड़ा है। और दिनकर ने भी कहा था कि जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। तो जब स्वयं जीवन है तो जीवन जिए, बाकी उलझनों में क्यों फंसे। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ। सर ये ना, आप जब ये बातें कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड ये लाइनें चल रही हैं, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ। मैं चाहता हूँ, बड़ी इच्छा है कि आपसे सुनूं ये। अच्छा कि इसे तो अमित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण किया है, कई मंचों पे किया है, फिल्म में भी किया है जी। तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर सकता हूँ कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो न रुकेगा कभी, तो न मुड़ेगा कभी, तो न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं जब ये सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि वाकई बच्चन साहब जब ये सुन रहे होंगे तो उनको ये लगेगा कि मेरा वाला बेहतर था या जो नहीं हुआ है नहीं, वो उनका बेहतर वाला था। निश्चित रूप से बेहतर था।
और मैं ऐसा सोचने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। शुरू में पिताजी की बात हुई, आप बता रहे थे कि पिताजी ने सीमित संसाधनों और उसके हिसाब से जीवन कैसे संवारना है आप लोगों का, वो तय किया। जिस वक्त पिता कविता सुना रहे होते होंगे आपको, शिक्षक रहे, और आज जब पुत्र से कविताएं सुनते हैं, आपके समक्ष बैठते हैं, और उस वक्त आप बचपन में पिताजी से सुनते थे, वो पिताजी का भाव क्या होता है जब आपको सुनते हैं? अब वो याद करते हैं कि मैं जब तुम्हें सुनाया करता था तो मुझे लगता था तुम भी कभी ऐसे लिखना शुरू कर दोगे, ऐसे कविता पाठ शुरू कर दो? मुझे लगता है कि जब उस समय वो सुनाते होंगे तो उनको लगता होगा ये सुन नहीं रहा है, लेकिन जो भी उन्होंने मुझे सुनाया, वो हर एक शब्द, हर एक भाव मेरे अंदर बहुत गहरा बैठा हुआ है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर मैं कहीं किसी मुकाम पे पहुँच पाया, कुछ बन पाया या कुछ लिख पा रहा हूँ, तो इसका पूरा श्रेय उनको है। उन्होंने मुझे और मेरे शब्दों को पंख दिए, और इसके लिए मैं किन शब्दों में कहूँ, और कहना भी शायद उचित नहीं होगा। वो कहेंगे ये एक पिता का फ़र्ज़ है, और उस बात को शायद सहेज कर रखना ये एक पुत्र का धर्म है। अपनी एक पुस्तक में मैंने उनकी कविता की 3 लाइनें लेके उस कविता को अपना बनाया। उनकी कविता। अच्छा, तो उसको मैं सुनाना चाहूँगा जी। क्योंकि ये 3 लाइनें मैं बहुत बार सुनता था उनसे। इसके आगे की कविता मुझे कभी याद नहीं, उन्होंने कभी छपवाई नहीं। अच्छा। और शायद ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था कि वो भी बहुत लो प्रोफाइल रहकर, पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहते थे। समाज, परिवार के लिए अपना सब कुछ झोंकना। शिक्षक थे तो अपना कार्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ करना और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना। तो उनकी कविता थी, क्या करेंगे हम न गाएं। अच्छा। क्या करेंगे हम न गाएं, जो है करना कर दिखाएं, कब विधाता भेद अपना खोलता है। ये उनकी 3 लाइन थी। अच्छा। कि क्या करेंगे हम न गाएं, जो है करना कर दिखाएं, कब विधाता भेद अपना खोलता है। और इसके आगे से मैंने कविता और आगे बढ़ाई कि कब विधाता भेद अपना खोलता है, सृष्टि का कलरव स्वयं ही बोलता है। सूर्य निकला और आभा दूर फैली, सूर्य निकला और आभा दूर फैली, हर तरफ आशा यहाँ भरपूर फैली। सूर्य कब है शोर करता, सूर्य कब है शोर करता, चांद भी चुपचाप रहकर स्वप्न मिश्री घोलता है, कब विधाता भेद अपना खोलता है। शोर करती हैं गरजती कुछ हवाएं, व्यग्र लहरें भी व्यथा में कुल बुलाएं, किंतु कब तूफान अंबर की बना पहचान, किंतु कब तूफान अंबर की बना पहचान, सागर निधि अतल में जोड़ता है, कब विधाता भेद अपना खोलता है। और अंतिम पद है बनाया भव्य मंदिर दिव्य सुंदर, जोर से उसको पुकारा मंत्र पढ़कर, खूब बजती घंटियां हूं, खूब बजती घंटियां हूं, किंतु मेरे आर्त स्वर से ही कन्हैया डोलता है, कब विधाता भेद अपना खोलता है, कब विधाता भेद अपना खोलता है। उनकी पंक्तियों को जब आपने आगे बढ़ाया, तो ये जब उनको आपने बताया कि पिताजी ये आपने जो मुझे सुनाया था, इसको मैंने अब ये बढ़ाया है, ये जितने सुंदरतम तरीके से आपने आगे बढ़ाया, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था इसके बढ़ाने को लेकर? बहुत प्रसन्न हुए। हाँ। और इस बार कानपुर में नवंबर में आपके साथ ही जब बातचीत हो रही थी, और उन्होंने मंच पर शायद मुझे पहली बार काव्य पाठ करते हुए अच्छा, सुना। पहली बार देखा था। स्क्रीन पर तो देखा था, लेकिन मंच पर सजीव रूप से पहली बार देखा। तो काफ़ी भाव विवल हुए, कई बार रोए। तो जब भावनाएं इस स्तर पर उमड़ती हैं तो अश्रु का रूप लेती हैं। वो वहाँ भाव विवल हुए, और आप जब मंच से उनको देख रहे थे सर, उस वक्त आपके क्या भाव चल रहा था? आपके मन में क्या चल रहा था? पिता सम्मुख उस वक्त मैंने अपने मन में कुछ भी चलने
ना चले इसका थोड़ा सा यत्न किया, क्योंकि शायद वही भाव मुझे भी छूता, गला रुनता और काव्य पाठ संभव ना होता। इसलिए मैंने यत्न करके, प्रयास करके अपने आप को काफ़ी नियंत्रित किया था। अच्छा, मतलब ये तो एक बार अगर आप नोटिस करेंगे उस काव्य पाठ के दौरान, तो एक बार हल्का सा उसमें गला रुंधता हुआ मेरा भी मुझे लगा, क्योंकि मैं उनको सामने ही देख रहा था, लेकिन फिर अपने आप को नियंत्रित किया था। ये जो छोटे शहरों के पिता हैं, मैं अक्सर अपना उदाहरण देता हूँ सर कि पटना से जो श्रमजीवी एक्सप्रेस चलती है, श्रम करके जीविका चलाने वाली एक्सप्रेस, और हम छोटे शहरों से जो लड़के आते हैं ना सर, 12th पास करके फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट बनने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने, किसी बड़े महानगर के यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो मन में वही श्रम जीविका लेके आते हैं। और जब मैं पिताजी की कहानी आप बता रहे हैं, तो मैं अपने पिताजी की उस कहानी को याद कर रहा हूँ कि वो एक चिट्ठी उन्होंने मुझे आते हुए लिख के दी थी, जिस दिन मैं आ रहा था दिल्ली पढ़ने सर, और बहुत सारी चिट्ठी में बातें लिखी थी, और सबसे लास्ट में उन्होंने लिखा था, सन आई नो इट्स रियली डिफिकल्ट टू वियर अ क्राउन बट नेवर लेट योर पापा डाउन। ये नेवर लेट योर पापा डाउन जो छोटे शहरों के पिता का स्वप्न है, नेवर लेट योर पापा डाउन, उसकी कुछ कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। एक लड़का कानपुर से और एक इतना बड़ा IAS अधिकारी, वो जो एक छोटे शहर के पिता के अरमान, सपने, अपने बेटे को सींचने का जो एक जज्बा होता है कि कुछ बनेगा, वो कहाँ से शुरू होता है? वो बचपन से शुरू होता है, और वो खुद गांव से कानपुर आए थे। उनके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो खुद 9 साल के थे। तो पहले तो उन्होंने खुद अपने आप को बनाया, अपने परिवार को संवारा, सहेजा, और फिर जैसा कि मध्यवर्गीय परिवारों में होता है, मध्यवर्गीय परिवार अपने तक तो सीमित होते नहीं, वो तमाम रिश्तेदार, नातेदार, उनसे जुड़े हुए दायित्व, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं, उन सबको साथ में लेकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना, और बड़ा सपना भी देखना। तो मेरी 4 बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, और मैं सबसे छोटा था। तो मुझे उन्होंने बचपन से ही एक अच्छे स्कूल में डाला, जैसा कि उस समय की मानसिकता थी, और आज भी शायद है। अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा दी, अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दी, जिसका फ़ायदा मुझे मिला। मेरे व्यक्तित्व पर उसकी छाप, उस शिक्षा की छाप है, उस परिवेश की भी छाप है। लेकिन जो उनका स्वप्न था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनका और मेरा सपना शायद एक साथ ही शुरू हुआ हो। अच्छा। तो मैं 5वीं कक्षा में था, और तभी मुझे लगा था कि शायद मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहूँगा। और उस समय ये भी पता नहीं था कि एक IAS ऑफिसर करता क्या है, लेकिन बस एक सपने का जन्म हुआ, और उस सपने को पाने के लिए जिस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता होती है, परिवार की, पिता की प्रेरणा की, पूरे परिवार के सहयोग की, मित्रों की, शिक्षक और शिक्षिकाओं की, उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, उनका सहयोग मिला, समर्थन मिला, और इस वजह से ईश्वर की कृपा से 1999 में मेरा चयन हो गया, और मुझे असम मेघालय काडर मिला, और वहाँ 20 वर्ष काम करने के बाद मैं 2020 फरवरी में दिल्ली आ गया था जी। और पिछले 4 वर्षों से ही हूँ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है सर, नागरिक शास्त्र और ऐसे मोरल साइंस की किताबों में सबसे, कि हाँ, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। आपकी कहानी से जो शिक्षा मिलती है, शिक्षा तो कोई देना नहीं चाहता है, अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ कि कोई शिक्षा दे पाऊँ, लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, और बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इसलिए सफल हुआ कि मैंने मेहनत की या सपना देखा।
मुझे तो लगता है कि बिना ईश्वर की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। और जो कुछ भी बन पाया या आगे जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, आज भी अगर कुछ लिख पा रहा हूँ तो सब ईश्वर की कृपा के कारण है। लेकिन हाँ, ये तो है ही कि सपना देखें, उस सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। बहुत संभव है कि आपका सपना पूरा होगा। सपना पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा, सपना पूरा ना हो तो निराश ना हो, क्योंकि अगर सपना पूरा नहीं हुआ तो कोई दूसरा सच जो शायद उससे भी ज़्यादा सुंदर हो वो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो इसलिए निराश तो जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा, मैंने पहले भी कहा, जीवन से बड़ा कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि कोटा में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। इस वजह से आत्महत्या कर ली कि वो जो IIT JEE की परीक्षा है उसमें असफल हुई। अब इससे मैं काफ़ी विचलित हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम समाज में अपने आसपास देखते हैं। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। फिर कहूँगा, जीवन से बड़ा कुछ नहीं। एक सपना अगर मर गया तो दूसरा सपना ज़रूर उदित होगा, और वो सपना पहले वाले सपने से ज़्यादा सुंदर होगा। सिर्फ उस क्षण के बीत जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अपना हौसला बनाए हुए और अपने अंदर धैर्य को बनाए हुए उस क्षण के बीत जाने की प्रतीक्षा। सिर्फ इतना धैर्य अगर आपके अंदर है तो ज़रूर एक दूसरा सपना आपका इंतज़ार कर रहा है। बट आज भी ये जो प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं, IAS IPS, ये आज भी आप देखें सर, दिल्ली में मुखर्जी नगर, ये तमाम क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटे कस्बों के इलाकों के बच्चे आते हैं। कुछ फिल्में आई अभी और बहुत इंस्पायर करके गई। आज भी उनको लगता है कि अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए और उसके बाद वो बड़े हताश हो जाते हैं। उनके जीवन में एक साधना चल रही होती है कि नहीं, बनना है। बट जब मैं आपको देखता हूँ तो वो जो समय होता है, वो कहते हैं ना कि मछली की आंख पे निगाह होनी चाहिए। अर्जुन ने जो कहा था, ये मछली की आंख पे निगाह, ध्यान केंद्रित करना, क्या ये केंद्रित करना एक कला है? और अगर ये कला है तो उस कला में फिर सारे लोग उत्तीर्ण नहीं हो पाते, कुछ असफल हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आता और फिर वो हताश होकर या तो वापस लौट जाते हैं या फिर कहते हैं नहीं, हम पिताजी के पास घर नहीं जाएंगे, अब हमको लगता नहीं हम वापस लौट पाएंगे। मैं ऐसा सुना है, साथ के बैचमेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ के भी बहुत सारे लोग होंगे जो। ऐसा नहीं कि मुझे भी सफलता तुरंत मिल गई और असफलता का स्वाद चखा, और असफलता भी उतनी बुरी नहीं थी स्वाद में। उसके बाद सफलता का स्वाद मिला। तो ये तो होता है जीवन में, हार जीत, सफल होना असफल होना, ये तो जीवन का क्रम है। तो इसे उसी तरह से लेना चाहिए कि एक असफलता है तो शायद वो कुछ नई संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए है। तो मेरी तो कहानी बड़ी रोचक है और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1999 में जब सिविल सर्विसेज परीक्षा 98 का रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट, तो उस समय मेरी उस सूची में मेरा स्थान 277 था, 277। बल्कि वो खबर भी मेरे एक मित्र ने फ़ोन करके दी। उस समय इंटरनेट इतना सहज उपलब्ध नहीं था, कुछ लोगों के पास ही होता था। तो उसने अपने घर में देखा होगा, मेरे घर पे लैंडलाइन पे फ़ोन आया, मैं दूसरे कमरे में अपने एक दूसरे मित्र के साथ बैठा हुआ था। तो फ़ोन आया, फ़ोन की घंटी बजी, मेरी मम्मी ने बुलाया। उसने कहा कि रिज़ल्ट तो आ गया, तुम्हारा हुआ नहीं। तो मैं चुपचाप वापस जाकर दोबारा उस कमरे में चला गया। मेरी मम्मी पीछे पीछे आई, उनको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो जब वापस पहुंचा तो बैठ गया जाके। फिर उसके बाद तुरंत फ़ोन की घंटी बजती। उसने कहा नहीं, रिज़ल्ट दोबारा देखा है लेकिन नीचे है।
तो उसने गिना तो 270 रैंक थी। ठीक है, चलिए ग्रुप ए सर्विसेज मिलेगी, वो भी सही है, कुछ होगा इसमें भी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। और उसके बाद मैं जून के महीने में, ये रिज़ल्ट शायद 25 मई को 1999 में डिक्लेयर होता है, और 30 जून से पुलिस सेवा की नौकरी की ट्रेनिंग शुरू होनी थी, स्टेट सर्विसेज की जी। हालांकि मैंने तय कर लिया था कि मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग करके आना, कुछ नया सीखने की जो चाह थी, उसने मुझे उस ट्रेनिंग पे भेजा। और वहाँ पर जब मैं था तो मार्कशीट आई, यूपीएससी मार्कशीट भेजता है, तो यूपीएससी ने मार्कशीट भेजी, मेरे पिता का फ़ोन आया और लैंडलाइन पर कहीं लाइब्रेरी के पास मैं गया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा जो दूसरा ऑप्शनल था उसके जो दूसरे पेपर में तुम्हारे 70 नंबर हैं। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा जो पिछली बार रिटर्न दिया था और ये दूसरी बार रिटर्न था मेरा, तो पिछली बार तो 139 थे इसमें, इस बार तो उससे अच्छा हुआ, कहीं अच्छा हुआ, तो ये होना नहीं चाहिए। खैर, तो हर रात मुझे लगता था कि कोई अंदर से एक आवाज़ आ रही है जो ये बोल रही है कि ये नंबर तुम्हारे नहीं, ये नंबर तुम्हारे नहीं ये नंबर तुम्हारे नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर स्वयं बोल रहा है कि ये नंबर तुम्हारे नहीं। तो मैं एक दिन की छुट्टी पे घर आता हूँ, एक अंकल से मिलता हूँ, अंकल से ऐसे ही बात होती है, बोलते हैं बेटा चिट्ठी भेज दो। तो मैं एक सामान्य हाथ से लिखी हुई चिट्ठी यूपीएससी को भेजता हूँ, और उसके 1 महीने बाद अचानक अखबार में खबर आती है कि द यूपीएससी मिस्ट्री डीपेंस। ये अगस्त 29 या 30 अगस्त की बात होगी 99 की, और 1 या 2 तारीख को पता चलता है कि वो रिज़ल्ट चेंज हो गया, वो नंबर वाकई मेरे नहीं थे। अच्छा, मतलब आपको जो ये भाव आ रहे थे हाँ, वो सत्य निकले फिर? वो 176 नंबर थे मेरे। इंग्लिश लिटरेचर था मेरा सेकंड ऑप्शनल, और उसके सेकंड पेपर में मेरे 176 थे, जो किसी क्लरिकल एरर की वजह से किसी और के चढ़ गए थे नंबर मेरे में, और मेरे नंबर किसी और के में चढ़ गए थे। उसके बाद पूरा रिज़ल्ट मॉडिफाई होता है, मेरी रैंक 26 हो जाती है। मैं शायद मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिलता, तो उसमें से डी ड्रॉप हो जाता है और मुझे आईएएस मिल जाता है। और इस नाटकीय ढंग से जो है मेरी एंट्री होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा में, और मुझे असम मेघालय काडर मिलता है। लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं किससे संबंध रखता हूँ, मैंने कोर्ट में क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उसने किया। तो ना उसके बाद कभी ऐसा हुआ, ना उससे पहले कभी ऐसा हुआ। और जो उस समय चेयरपर्सन थे, उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे 20-21 वर्ष बाद हुआ। मैंने प्रयास किया कि मैं पता तो करूं कि इस व्यक्ति ने यह निर्णय लिया होगा, उसको धन्यवाद तो कहना चाहिए। तो मैंने पता किया, तो लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ जी से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने भी एक कहानी सुनाई, और इससे पता चलता है कि संस्थाएं मजबूत हैं तो उनका कितनी बड़ी भूमिका है, कि एक निष्पक्ष संस्था है जो आज भी तमाम लोगों के सपनों को सही ढंग से सहेज कर रखती है। तो इसके लिए यूपीएससी को और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इस संस्था को बनाया है, उनको मेरा प्रणाम, उनको मेरा धन्यवाद।